पद्मावत जैसी फिल्मों में वो सीन तो याद ही होगा। हजारों महिलाएं आग की धधकती लपटों में कूद रही हैं। जौहर का ये दृश्य, ये इमेज हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सम्मान बचाने के लिए उठाया गया एक वीरोचित कदम था, या फिर इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। चलिए इस ऐतिहासिक प्रथा की परतों को खोलकर देखते हैं। तो आखिर सम्मान की इस आग का मतलब क्या था? जौहर को आमतौर पर कैसे समझा जाता है, पहले इस पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, पारंपरिक तौर पर जौहर को ऐसे समझाया जाता है कि ये एक ऐतिहासिक हिंदू प्रथा थी। जब युद्ध में हार पक्की नजर आने लगती थी तो दुश्मन के हाथों कैद, गुलामी और बलात्कार से बचने के लिए महिलाएं सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेती थी। इसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक आखिरी सबसे बड़ा कदम माना जाता था। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या सम्मान बचाने की ये कहानी ही पूरी सच्चाई है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? क्या ये वाकई एक वीरोचित विकल्प था, या फिर एक सोची समझी रणनीति का नतीजा? अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। अक्सर लोग जौहर और सती को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये है कि जौहर हमेशा जंग के दौरान होता था, जब हार पक्की हो जाती थी। और ये किसी एक महिला का फैसला नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का एक सामूहिक कदम होता था। वहीं दूसरी तरफ सती प्रथा का जंग से कोई लेना देना नहीं था। ये एक विधवा द्वारा अपने पति की सामान्य मृत्यु के बाद अकेले किया जाने वाला एक अनुष्ठान था। तो एक सामूहिक है, दूसरा व्यक्तिगत। बहुत बड़ा फर्क है। जौहर की जो कहानियां हैं वो सबसे ज्यादा राजस्थान के राजपूत राज्यों के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। सदियों तक ये वहां के संघर्षों का एक एक बहुत ही दर्दनाक हिस्सा रहा। और ये समझना जरूरी है कि जौहर कोई एकाध बार हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी त्रासदी थी जो बार बार दोहराई गई। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 1301 में रणथंबोर में रानी रंगदेवी, उसके ठीक बाद 1303 में चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी, और फिर ये सिलसिला चलता रहा रानी कर्णावती तक। इतिहास ऐसी कई कई कहानियों से भरा पड़ा है। तो सवाल फिर वही, क्या इन त्रासदियों को देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ वीरता और बलिदान का, या फिर ये अपनी सैन्य हार को सम्मान की चादर उड़ाने का एक तरीका था? चलिए इस एंगल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसी पर स्कॉलर स्वप्ना सुंदर की ये बात गौर करने लायक है। उनका कहना है कि जौहर को सिर्फ एक चॉइस या विकल्प की तरह देखना गलत होगा, बल्कि ये उस पितृसत्तात्मक और सैन्यवादी सोच का नतीजा था जो अपनी हार को तो सम्मान का नाम दे देती थी, लेकिन इस चक्कर में महिलाओं से उनकी जिंदगी का हक ही छीन लेती थी। और अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। रिसर्च बताती है कि हार के सामने इस तरह की मास सुसाइड यानी सामूहिक आत्महत्या सिर्फ भारत या राजपूतों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक ग्लोबल पैटर्न था। दुनिया भर में ऐसी घटनाएं हुई हैं। जरा इन उदाहरणों को देखिए। जापान का शुदान जिकित्सु, बाली का पुपुतान, यहाँ तक कि 1945 में जर्मनी में सोवियत सेना के आने से ठीक पहले हुए मास सुसाइड्स। अलग अलग देश, अलग अलग संस्कृति, लेकिन इन सब के पीछे जो कारण थे वो काफी हद तक एक जैसे थे। जबरदस्त प्रोपेगेंडा और उससे पैदा हुआ खौफनाक डर। तो स्कॉलर्स का मानना है कि ये घटनाएं अचानक नहीं होती थी, बल्कि इनका एक पूरा प्रोसेस होता था। स्टेप 1, प्रोपेगेंडा। दुश्मन की ऐसी इमेज बनाओ कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगें। स्टेप 2, इंडोक्ट्रिनेशन। फिर लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि मरना एक शानदार, गौरवशाली काम है, देश के लिए, समाज के लिए। स्टेप 3, कोहर्शन यानी दबाव। फिर उन्हें आत्महत्या के साधन दिए जाते हैं और ऐसा करने के लिए प्रेशर बनाया जाता है। और सबसे आखिर में स्टेप 4, जब सेना हार जाती है तो वो अपनी इस नाकामी को सम्मानजनक बलिदान का नाम देकर उस पर पर्दा डाल देती है। और इसका एक हिंट तो हमें पद्मावत कविता में ही मिल जाता है। बड़ी अजीब बात है कि वो कविता हमला करने वाले खिलजी की रणनीति की तो तारीफ करती है, लेकिन जो राजपूत राजा बचाव कर रहे थे उनकी सैन्य क्षमता पर बिल्कुल खामोश है। ये खामोशी यही इशारा करती है कि कहीं न कहीं जौहर जैसी प्रथाओं को सैन्य हार छुपाने के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए आज के समय में हम इन ऐतिहासिक त्रासदियों को किस नज़र से देखते हैं?
मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या कहता है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया भर में इस मामले में सोच बदली है। अब ऐसी घटनाओं को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, उन्हें हीरो की तरह नहीं दिखाया जाता, बल्कि अब उन्हें ऐसी त्रासदियों के रूप में देखा जाता है जिन्हें शायद रोका जा सकता था। वीरता की कहानियों से फोकस हटकर इंसानी पीड़ा और उसके दुख पर आया है। और यही बात हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर इतिहास के इन दर्दनाक पन्नों को याद कैसे रखा जाना चाहिए? एक वीर गाथा की तरह जिसका जश्न मनाया जाए, या फिर एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल मानवीय त्रासदी की तरह जिससे कुछ सीखा जा सके? हम जो भी रास्ता चुनते हैं वहीं इतिहास को लेकर हमारी समझ को और हमारे आने वाले कल को भी आकार देता है।